चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मैनिपुलेशन के पार्ट 2 पर। और हमने प्रीवियसली क्या किया था, इमेजेस लगा लगा के काट काट के हमने इन जगहों पे इसको फिक्स किया था, ठीक है। और मैंने एक फंडा बताया था कि इमेज मैनिपुलेशन का एक सबसे अच्छा जो शुरुआत होती है, फाउंडेशन होती है, वो होती है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। अगर इमेज आपने हाई रेजोल्यूशन नहीं ली है तो फिर आप क्या है ना, हमेशा सफ़र करोगे, आपको प्रॉब्लम ही आएगी। हाई रेजोल्यूशन इमेज में क्या होता है, सीधी सी बात है, जो इमेज डिटेल्ड है जब उसमें कोई चेंजेस करोगे ना, कोई चेंजेस लाओगे तो उसकी क्वालिटी डाउन होती है, तो वो कंपनसेट होता है। अब अगर तुम पहले ही कंपनसेटेड इमेज ले लोगे छोटी 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल की, और उसको सोचोगे हाँ उठा लूँगा, है ना, तो अगर उसको स्ट्रेच करोगे तो वो गड़बड़ाएगा, क्वालिटी और गंदी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों के काम उतने सुंदर नहीं नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि आपके इमेजेस हाई रेजोल्यूशन नहीं लेते। अब हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कितनी साइज़ की होती हैं, ये होती हैं 2500 पिक्सल बाय 2500 पिक्सल के ऊपर की, ठीक है। 2500 यानी 2K इमेजेस से ऊपर वाली जो इमेजेस होती है, या 2K इमेजेस जो होती है वो हाई रेज होती हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इन इमेजेस को लगाया, हाँ, और इसकी ज़रूरत तो हमें है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। और इसको हम लगा लेते हैं कंट्रोल, नो 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 नो, 4 वाले को सेलेक्ट करेंगे, ये ऐसा करेंगे, और तो राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क होता है, तो जितना हिस्सा सेलेक्ट किए रहते हो, मास्क किए रहते हो ना, बाकी सब काट देता है, उतना ही हिस्सा बचा लेता है बस, ठीक है। तो इसको रखेंगे कंट्रोल टी, इसको रखेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लिप, और ये ऐसा रखेंगे, ठीक है। और इसको इरेज करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सोस्केलेटन जैसा है ना ये, इसको ऊपर ले आएंगे। हाँ, जब इसको दूर से देखोगे ना तो ऐसा नज़र आएगा ये। तो ये एक शोल्डर पे रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, तो वार्प करेंगे, और ये बाहर निकालते हैं इसको थोड़ा सा, और फ्रीज ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये हो गया। कमिन कमिन, इतना टाइम लगता भाई तुम्हें, ऑटो में इतना टाइम क्यों लग रहा। ऑटो वाले धीरे चलाते, हाँ, ओ गॉड, तो फिर जल्दी निकलिए अपने घर से। जब जब लेट हो रहा है तो जल्दी निकलिए भाई, अनलेस आप कुछ वर्क कर रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। तो हमने क्या इसे इधर को इधर ही कंपनसेट किया, इसको इधर कंपनसेट किया। अब हमारे पास क्या हुआ, ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए होगा कि इस कैरेक्टर में थोड़े से इफ़ेक्ट डाले जाएं, है ना, थोड़े से ग्लो इफ़ेक्ट, थोड़ी से बिजली वाले इफ़ेक्ट। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हमें चाहिए होगा लाइट्स एंड शेडो, एक ड्रामा क्रिएट करेंगे ना इसके अंदर,
हमें चाहिए होगा कि हम थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करें सीन में, क्योंकि बैकग्राउंड पे ये बना दूं तो ये तो कॉन्सेप्ट आर्ट तो बन ही गई है। और लाइट्स का भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत परफेक्ट लाइट आई है उसके अंदर, है ना। लेकिन ड्रामा क्रिएट करेंगे ना तो इलस्ट्रेशन और अच्छा हो जाता है और मज़ेदार हो जाता है। तो कैसे करेंगे? अब ये पूरा जो है ये सब कैरेक्टर है, कंट्रोल जी, ठीक है। कौन सी? हाँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया ना, सब तो है फोल्डर के अंदर। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत दिनों तक सॉफ्टवेयर नहीं छुए रहते हैं, तभी ये वाला प्रश्न आता है। प्रैक्टिस छूट रही है, छूटना नहीं। पर इतने दिनों स्टेशन से बाहर, तो स्टेशन से बाहर सोने स्टेशन से बाहर सोने कौन बोला था तुमको? चलो, अच्छा। देखो सीन, कोई भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से यानी दो इमेजेस को आपस में जोड़ने के लिए आपको एडजस्टमेंट लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों एडजस्टमेंट लेयर की ज़रूरत पड़ेगी? सीधी सी बात है, मैं क्या फंडा बताया था मैंने, दो इमेजेस को आपस में जोड़ने के लिए अगर मान लो, चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में देखें। यहाँ पे आप तीन जन बैठे हैं, ठीक है। आप तीनों के स्किन कलर अलग हैं, आप तीनों के कपड़ों के कलर अलग हैं, आप तीनों के बैठने की जगह, स्थान, सारा कुछ अलग अलग है। फिर भी अगर कोई आपकी फ़ोटो खींचता है और उसको किसी को दिखाता है तो आप लोग तीनों एक ही जगह पे बैठे हुए हैं ये लग रहा है। इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि सीन में कलर मायने नहीं रखता है अगर दो सीन को जोड़ना है तो, क्योंकि कलर आपके अलग अलग हैं फिर भी आप एक ही जगह में बैठे हैं लग रहे हैं। तो क्या कारण है इस चीज का? कैसे आप लोग एक ही जगह लग रहे हैं? अभी भी हम लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि अमूल यहीं बैठे हैं आप लोगों के साथ? कौन सी वैल्यू होगी? सीन को पकड़िए, सीन को, कलर तो नहीं है क्योंकि देख लिए कलर सबके अलग है ना, तब भी लग रहे हैं कि यहीं बैठे हैं। प्लेस, अब प्लेस इसके अंदर कैसे बनाओगे? प्लेस कोई वैल्यू थोड़ी हुई। इमेज में, डिजिटल इमेज की लाइन में देखो कितने कलर्स होते हैं, डिजिटल इमेज में कितने कलर होते हैं, कितने कलर से मिलकर एक डिजिटल इमेज बनती है? कितने होते हैं टोटल सारे कलर? करेक्ट। तो पांच कलर से मिलकर बनी ना, तो पांच कलर्स में कलर्स तो हो गए जीरो, क्योंकि आपके कलर से तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो बचे क्या? वाह। भाई रेड ग्रीन ब्लू जीरो कर दिए ना, तो क्या बचा? व्हाइट एंड ब्लैक बचा ना, आप तीनों आप कंफ्यूज हो गए कि बचे कौन? बचे हम तीनों भाई, है कि? तो आप तीनों नहीं बचे, बचा है ब्लैक और वाइट, है ना। ब्लैक और वाइट इमेज में किस चीज को कंट्रोल करता है? लाइट्स और शेडो को। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सीन में लाइट्स और शेडो दो चीज़ों की बैठा, यहाँ पे तुषार को बैठा दिया जाए और तुषार को अगर मुझे इमेज के थ्रू बैठाना है तो केवल आपकी लाइट्स और शेडोज मुझे तुषार के अंदर डालनी होगी, कलर नहीं। तो यानी केवल मात्र ब्लैक और वाइट को ही फिक्स करना होता है, अपने आप इमेज लगने लगेगी कि वो उस जगह पे है। पहला सिद्धांत, रूल ऑफ कंपोजिशन या मैनिपुलेशन बोलिए, कि लाइट्स एंड शेडोज ही हैं जो कि दो इमेजेस को कंपोजिट करने में सबसे पहला रोल निभाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ी देखना हो, किसी इमेज में गड़बड़ी देखना हो कि वो गड़बड़ है कि सही है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ना। तो एक गड़बड़ इमेज देखते हैं फिर इसमें गड़बड़ी ढूंढते हैं। पुराने वीडियोस देखे थे ना,
तुमने तो देखे ही नहीं होंगे, तुम तो जीमेल आईडी ही नहीं बनाना। बना लिए तो देना भाई, क्योंकि मुझे वो पूरे वीडियो शेयर करने पड़ेंगे तुमको। ठीक है। तो पहले गड़बड़ देखते हैं, गड़बड़ इमेज देखो तो समझ आएगा कि गड़बड़ी है क्या। इनमें से ये दो इमेज देख रहे हो आप, इन दोनों इमेजेस में से कौन सी इमेज गड़बड़ है? मैच द फॉलोइंग। विच वन? गर्ल वन। ओके। Why it is wrong? What is the problem with the girl? The characters and subject is there available, and it's quite clear. I can see the girl. I can see her leaf over her face. Mm-hmm. Yeah. So, so which one is better? I mean, this one have variations. It has background. It has girl. It has this. So what is the problem in? Because if you are coming up with that conclusion that this doesn't has any background and it has variation, so girl one is bad or good? If girl one isn't having any variation, do you think that it the girl one is good or bad? I mean, will it be a good one if there is only girl faces all over the image? No, right? So if there is a variation, that doesn't mean that the image is bad, right? So how do you know that left one is bad? What is the problem in that? What is the problem with that strawberry in everywhere? What is the problem? Both of the images are different. I am not saying. लीजिए, ओपन कर देते हैं। लड़की वाला जो है, चलिए लीजिए, लीजिए लीजिए। श्रद्धा कपूर की आंखें हैं। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व। आप आपने बताया वहाँ। पत्ती का शैडो नहीं दिख रहा। अच्छा, मतलब आप जा ही रहे थे वहां पे, तो केवल पत्ती की शैडो के कारण हम इमेज को रिजेक्ट कर दें? इसमें और इसमें अंतर क्या है? है ना? अब देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप लोग इमेज एडिटर की तरह नहीं सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं एक ऑडियंस की तरह, है ना? इसलिए आप बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है वो अच्छा नहीं है, कोई दूसरा बैकग्राउंड होता तो अच्छी हो जाती इमेज, या उसमें केवल स्ट्रॉबेरी है, इमेज में कुछ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो अच्छी इमेज नहीं है। अब इमेज एडिटर की तरह सोचो, यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक और वाइट डला हुआ है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा नज़र आ रही है?
रेड और वाइट शाइनिंग में नज़र आ रही है, ब्लैक भी है उसके अंदर, ग्रीन भी है। अब सब चीज़ बराबरी से बढ़ी हुई है, सब चीज़ है, रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, वाइट भी है, ब्लैक भी है, लेकिन सब चीज़ बराबरी से बढ़ी हुई वैल्यू पे है। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सब बराबर, लेकिन बढ़ी हुई है, ज़्यादा सैचुरेशन है, कलर का सैचुरेशन ज़्यादा है, कोई एक कलर डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, शेडोज़ और हाइलाइट्स में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, कंट्रास्ट की थोड़ी और कमी है। यहाँ पे जस्ट उल्टा है इस बात का, एग्जैक्टली उल्टा। छन्नी मिली, अरे बहुत ही उम्दा, वाह क्या बात। तो ये यहाँ पे सब उल्टा है, इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी वाइट है, यहाँ भी ब्लैक है, लेकिन सब ज़रूरत से कम है। इसीलिए इमेज में आपको ना वाइट, आपको यहाँ डेप्थ नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको ज़्यादा हाइट नहीं मिल रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेंज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, कौन सा कलर वैल्यू ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है यानी वार्म टोन है कि कूल टोन बैलेंस है, वो नहीं पता है ना। कूल टोन बैलेंस कैसे पता चल रहा है आपको, बिकॉज देर इज़ नो कलर राइट नाउ, तो अनलेस आप कोई कलर नहीं है तो आपने एक तुक्का मारा है कि वो ब्लू टोन है ना। वो ब्लू टोन इसलिए, देखो यहाँ तो पूरा रेड है, अगर रेड वैल्यू ढूंढूंगा ना तो ये पूरी रेड निकलेगी, ये पूरी रेड निकलेगी, रेड डोमिनेंस है। लेकिन हमारी आदत क्या हो गई है, थैंक यू सो मच तुषार, हमारी आदत क्या हो गई है, हमारी आदत हो गई है वो ओवर सैचुरेशन इमेजेस देखने की। तो हर चीज़ को हम यही बोलते हैं कि यहाँ पे अगर डल है इमेज तो ब्लू होगा, और अगर ब्राइट है तो रेड होगा, एक साइकी बनती है। ये दोनों ही इमेजेस गलत हैं, दोनों ही इमेजेस रॉ हैं, ये गलत हैं, ठीक है। तो अब इनमें पता कैसे करते हैं, तो दिखाते हैं कि इसको पता कैसे किया जाता है। और आप ये ना सोचें कि ये इमेज में नहीं ले जाऊंगा, ये वाली इमेज जो है ना, ये भी गलत है। अब मेकअप लगा के बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही जोर पिक्चर आएगी, समझ रहे ये समझ लीजिए कि ये क्यों गलत है, और ये भी गलत क्यों है, क्योंकि दिख तो बड़ा अच्छा रहा है, एडिट बड़ा अच्छा हो रहा है ना, लेकिन इस इमेज में भी ग्रेडियंट्स या ग्रे स्केल की कमी है, डेप्थ ज़्यादा डेप्थ नहीं है, और लाइट ज़्यादा लाइट नहीं है। यहाँ पे डार्क हो गया है, सब चीज़ पिच डार्क हो गया है, समझे। इन चीज़ों को रीड करना आना चाहिए। अगर डेप्थ नहीं है इमेज में तो कलर की प्रॉब्लम है, अगर ब्लैक और वाइट की वैल्यू नहीं है, कमज़ोर लग रही है, दैट मीन्स उसमें कलर करेक्शन की ज़रूरत है। कलर करेक्शन के लिए अभी हम यहाँ पे जाएंगे और उस इमेज को लेके आते हैं, एंड आई विल शो यू कि ये इमेज गलत कैसे है। उसको पता करने के लिए आपको इसके ऊपर में एक सॉलिड कलर की लेयर लगानी होगी, एडजस्टमेंट लेयर, है ना। और एडजस्टमेंट लेयर को 50% पे रखना होगा और सैचुरेशन 0 करना होगा, यानी कि ग्रे कलर देना होगा। ग्रे कलर दे दोगे तो क्या होगा, पीछे वाली वैल्यू के कलर्स 0 हो जाएंगे। कैसे होंगे, जब आप ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और इसको कलर ब्लेंडिंग मोड में लगाएंगे। अब देखो ये कलर सबसे हाईलाइटेड है ना, कितना जा रहा है, 60 लगभग 59 जा रहा है, करेक्ट है, ये 59 जा रहा है,
ठीक है, और ये कलर देखो कितना अंतर है, हार्डली, मतलब ये कलर देखो ये कितना, यहां से यहां तक 10-10 का गैप में पीछे जा रहा है, फिर पीछे जाके ना ये फिर से ब्राइट हो जाता है। तो ये जो एरिया है ये कितना 14 जा रहा है। इससे ये समझ में आता है कि ये इन जगहों पे दोनों के बीच में रेशियो का जो गैप है ना वो ज़्यादा नहीं है, तो ग्रेडियंट बन जाता है। कंट्रास्ट नहीं होता तो ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट क्या होता है? हाथ से तो सही था, अब बता भी दीजिए। हम्म, तो इसका यूज किस चीज के लिए होगा? मतलब आपने जो बोला वो उसका 30% ही एक्सप्लेनेशन है ग्रेडियंट का। हाँ, नहीं, लाइटिंग तो टर्म बोल रहे हैं आप, ग्रेडियंट का यूज तो लाइटिंग, कलरिंग और पैटर्न क्रिएट करना, बैकग्राउंड क्रिएट करना, इन सब चीज़ों के लिए, 10 चीज़ों के लिए, टेक्सचरिंग के लिए भी यूज होता है, 50 चीज़ों के लिए ग्रेडियंट यूज होता है। हम पॉइंट बोल रहे हैं ग्रेडियंट क्या होता है। जैसे ये फ्लैट कलर है, फ्लैट कलर क्या होता है? एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, तभी तो हमारे दिमाग में याद रहेगा जीवन भर। कैसे समझते हो उसको? यहाँ से उठाया, यहाँ डाल दिया एक लेयर पे, क्या किया मैंने, एक लेयर पे पूरी तरफ कलर डाल दिया, तो क्या बन गया वो? कलर वाली लेयर बन गई। अब कलर वाली लेयर जाके कंपनी में बोलेंगे तो कंपनी वाला तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देगा, ये आपका रास्ता, बोलेगा घर जाइए। वहाँ यूज होते हैं टेक्निकल टर्म, इसको बोला जाता है, फ्लैट कलर जो यहाँ पे डलता है उसको बोलते हैं सॉलिड मैट। मैट, मैट होता ना जमीन, हाँ, सॉलिड मैट, फ्लैट कलर को बोलते हैं सॉलिड मैट। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कलर जो डिफरेंट डिफरेंट, और ग्रेडियंट जो है, ठीक है, ग्रेडियंट का शब्द निकला है ग्रेजुअल से। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? तीनों तीनों अंग्रेजी मीडियम के ही होंगे ना? आप हिंदी मीडियम से होंगे तो हिंदी मीडियम में आ, एक ऑब्जेक्ट, या हिंदी में जो ये समझ लो जो शेडो है, शेडो देखते हो कि यहाँ डार्क है, इधर जाके लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या शब्द बोलते हैं? अगर एक जगह बहुत डार्क है, धीरे 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 वो सॉफ्ट होता जाता है, तो उसको क्या शब्द बोलते हैं? खोज के लाइएगा, ठीक है? है ना, शुद्ध हिंदी में चले गए ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि खोज के लाइएगा, लेकिन ये शब्द, क्योंकि ये आपको याद रहेगा ना, तो आपको जीवन भर याद रहेगा। ग्रेजुअल का मतलब यही होता है, जब कोई एक, चाहे लाइट की बात कर लो चाहे कलर की, फोटोशॉप में कलर की बात करते हैं, जब एक कलर से दूसरे कलर के बीच में कनेक्शन बैठाना होता है तो वहाँ पे ग्रेडियंट लगता है। जब एक कलर दूसरे कलर में तब्दील होता है तो उनके बीच में ग्रेडियंट बनता है। इसका मतलब रेड अगर ब्लू में जा रहा है
तो रेड हल्का होता जाएगा और ब्लू बढ़ता जाएगा, है ना। तो जब रेड हल्का होते होते 50 होगा और ब्लू बढ़ते बढ़ते 50 होगा, तो बन जाएगा मैजेंटा। तो यानी रेड के अंदर मैजेंटा आएगा, फिर मैजेंटा के अंदर ब्लू आ जाएगा, ऐसे ग्रेडियंट चलेगा। ठीक है। अब ग्रेडियंट में क्रिएट होता है कलर ब्लेंड। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पूछ रहा हूँ वैसे, पर तुमसे भी पूछ रहा हूँ। हम्म। एक कलर को के लाइट कोडेक, के लाइट कोडेक। नहीं नहीं नहीं, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसमें, पीसी में, अपने जिसमें एडिटिंग कर रहे हो ना, तो के लाइट कोडेक डाउनलोड करो और उसको, हाँ, इंस्टॉल कर लो। एम के वी फॉर्मेट इंस्टॉल कर लो, तो बाद में वो चालू हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट में, है ना। ठीक। क्लास हो गई? 4 बजे है। वेलकम वेलकम। हम्म। हाँ। 29, क्लोज थे आप। तो क्या होता है? अभी भी तो प्रश्न यही है ना। चलो, अगर आप बता रहे हो ब्लेंडिंग मोड, तो आपके बगल वाला बता देगा। तीनों तो पढ़े हैं ना, तो अब बताओ तुम। वाह, फोटोग्राफ करने और, चलो, अब देखो इन तीनों उत्तरों से आप लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ब्लेंडिंग मोड होता क्या है। ब्लेंड का टर्म इंग्लिश में क्या होता है? नहीं, आप मेयोनीज खाए हो ना, सबने पिज्जा खाया हुआ है, मेयोनीज खाया हुआ है, अलग से मिलता है, आपको तो भूख भी लगाई है कि नहीं? सही बात। अब देखो मेयोनीज कैसे बनता है, जानते हो? अंडे को डाला जाता है और बीटर से बीट किया जाता है। फेंटते से तो नहीं निकलता, क्योंकि फेंटने में वो बहुत मेहनत लगेगी बहुत। तो इसके लिए आता है एक ब्लेंडर, जिसको वहाँ लगाते हैं और मारते हैं, तो वो क्या करता है, मिक्स करता है कि नहीं? मिक्स कर, मिक्सी अलग है, ब्लेंडर अलग है। मिक्सी क्या करती है? मिक्सी करती है, सबको काट कूट के एक साथ कर देती है, वो काटती है, लेकिन ब्लेंडर मिलाता है। काटने और मिलाने में अंतर है। मिक्सी में तुम डालोगे तो हर चीज़, क्योंकि उसमें ब्लेड लगा रहता है, और ब्लेंडर में हुक लगा रहता है, जब लगा के चलाते हैं तो वो मिलाता जाता मिलाता जाता मिलाता जाता, इस हद तक मिला देता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हो जाते हैं। यही काम यहाँ पे भी ब्लेंडिंग ऑप्शन करता है, मिलाने का। नहीं, जब कोई भी पूछे कि व्हाट इज अ ब्लेंड मोड, so it is used to mix the colors. What colors? There are 5 different colors in the digital image. So blending mode is basically used to mix the upper layer color, the particular color of the upper layer, to the bottom of the particular layer. इसका मतलब ऊपर वाली लेयर के उस पर्टिकुलर कलर को नीचे वाली लेयर के पर्टिकुलर कलर से मिक्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग मोड।
कैसे किया जाएगा, तो भाई वो वाइट को अलग करता है, पढ़ाया था, वाइट ब्लैक आरजीबी ये होता है। जब इस चीज़ को ऐसे समझ लोगे तो कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को यूज़ कर पाओगे। अब ये जो जगह थी इन पे एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि ये ग्रेडियंट बना रहा है, ग्रे स्केल बना रहा है। ग्रे स्केल बनाने से क्या होता है, हम ह्यूमंस लोग को ना पैटर्न पकड़ने की आदत होती है। ह्यूमन लोग को हमारी आदत बचपन से बनती है पैटर्न पकड़ने की, पैटर्न पकड़ते हैं हम। और जिस भी इमेज में पैटर्न नहीं मिलता ना, वो इमेज हमारे लिए खराब हो जाती है, हम उसको नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ 60 पे जा रहा है, कहीं 50 पे जा रहा है, कहीं 40 पे जा रहा है। अब यहाँ का 39, यहाँ का अप्रोक्सीमेटली 39 यहाँ पे भी मिल जाएगा वैल्यू, तो दोनों में कोई भेद ही नहीं है। तो इसका कलर और इसका कलर सिमिलर नज़र आ रहा है। कलर क्या, लाइट, इसकी लाइट सिमिलर नज़र आ रही है, तो लाइट आ कहाँ से रही है पता नहीं चल पा रहा, तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। इसलिए इमेज को देख के हमें मज़ा नहीं आता। अब अगर इसी के ऊपर मैं एडजस्टमेंट लेयर लगा के एक्सपोजर लगा दूं, एक्सपोजर वैल्यू बढ़ा दूं, कॉन्ट्रास्ट गामा वैल्यू कम, गामा वैल्यू भी बढ़ा दूं, अब क्या हुआ, जो ब्लेंडिंग हो रही थी ना वो खत्म हो गई, कम हो गई। ये तुम्हारा ओरिजिनल था, ये मैंने एक्सपोजर लगा दिया। अब ये अच्छा लग रहा कि ये अच्छा लग रहा, क्यों अच्छा लग रहा, क्योंकि डेप्थ डेप्थ नज़र आ रही है, लाइट लाइट नज़र आ रही है। अब डिटेलिंग भी हो गया, लेकिन अगर मान लो एक झलक बस मिलती अगर इस इमेज की, तो भी पहचान जाते कि यहाँ फेस था और यहाँ पे ये था। ये होती है रीडेबिलिटी, इमेज की रीडेबिलिटी ऐसे तय होती। ये कैसे किए, हमने लगाया एक्सपोजर लेयर, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर थे, ये एडजस्टमेंट लेयर भी वैसे ही विभाजित होते हैं जैसे आपका ब्लेंड शेप ब्लेंडिंग मोड विभाजित होता है। ये हिस्सा ब्लैक और वाइट, ये कलर, ये हिस्सा सॉलिड मैट, यानी ये कोई ब्लेंडिंग नहीं करता, ये केवल सॉलिड मैट दे देगा। और ये वाले हिस्से जो होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर कलर को अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं, स्पेशल काम के लिए ये चीज रहती है। एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या होता है, कैमरा यूज किया कोई, तो कैमरे में एक्सपोजर क्या होता है। तो ये तो गहराई भी नहीं है, ये तो कैमरा इसी पे तो काम करता है। ये भी नहीं देखते थे कि, वही बात है ना कि अब तक ऑटो में चलते आए थे, अब कार में चलना है, समझ गए ना। एक्सपोजर का मतलब होता है, जब कैमरा कैसे काम करता है, बटन दबाते हो तो शटर ओपन होता है, बंद होता है ना। तो ये जो शटर जब ओपन और बंद होता है ना, उस दौरान लाइट अंदर जाती सूरज की, और जितनी लाइट अंदर जाती है पीछे में फिल्म होती है उसके ऊपर में पड़ती है, और वो पूरी लाइट इमेज बना देती है, और बस उतने में ही इमेज कैप्चर हो जाती है। और नैनो सेकेंड रहता है। यस, कम इन, गुड आफ्टरनून, है ना, या प्लीज शो में। ओ, ओ, सब सरफेसेस कैटरिंग डाल दो ग्रुप में तो, हाँ। हाँ, एक शुभकामना का लोगो डाल देना, लोगो डालोगे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हम्म। आप जब
मैनुअल में क्यों होता है? क्योंकि मैनुअल में एक वैल्यू आपने सेट की होती है। अब देखो, जो ऑटो वाला हिसाब है और मैनुअल है ना, उसको भी समझने के लिए एक मैकेनिज्म समझना ज़रूरी होता है। लाइट जब अंदर आती शटर से तो एक बार में एक्सपोजर आता है किसके ऊपर में, उसी को एक्सपोजर बोलते हैं। लाइट जो आती है अंदर, वो जब पड़ती है फिल्म में, अब चाहे फिल्म में पड़े या डिजिटल सेंसर में, अभी डिजिटल सेंसर यूज़ होता है, फिल्म पहले यूज़ होती थी। डिजिटल सेंसर में पड़ता है, इमेज जो है वो छप के ऊपर चली जाती है, सेव हो जाती मेमोरी में। ठीक है। अब जब लाइट शटर के अंदर आती है, कितनी आए और कितनी नहीं आए ये तय किया जाता है एक्सपोजर से। अगर ज़्यादा आएगी तो इमेज हो जाएगी ब्राइट, और अगर कम आएगी तो इमेज हो जाएगी डार्क। इसलिए एक्सपोजर लेवल वहाँ पे सेट करते हो डीएसएलआर में, जो कैमरा में आपको स्क्रीन दिखती है उसमें एक्सपोजर लेवल सेट करते हो ताकि आपको परफेक्ट लाइट पता चले। परफेक्ट लाइट क्या होगी? जिसमें केवल लाइट वैल्यूज होती हैं। अगर इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो इमेज की वाइट कलर, सबसे ज़्यादा वाइट, जितना वाइट कलर है इमेज का वो सब एक्सपोजर से आता है, और इमेज में ब्लैक कलर गामा से आता है, और ये दोनों वैल्यू कैमरे के अंदर होती है। तो आप गामा बढ़ाओगे तो शेडो और डार्क हो जाएगी, और एक्सपोजर बढ़ाओगे तो हाइलाइट्स और ब्राइट होने शुरू हो जाएगी। अब ये डेप्थ होने के कारण आपको वीडियो एडिटिंग में या इमेज एडिटिंग में फ़ायदा मिलता है इस ज्ञान के द्वारा। क्योंकि अब क्या है, मिल गया मुझे लाइट्स एंड शेडोज़। अब मान लो इमेज इतनी ख़राब होती कि उसमें लाइट्स एंड शेडो एक्सपोजर लगाने पे काम नहीं करता, तब एडजस्टमेंट लेयर के मास्किंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि मुझे ब्राइट फेस इतना देना है लेकिन इधर नहीं देना है, तब फिर मैं क्या करूँगा, मैं मास्क पेंट करूँगा। हाँ ना? अगर मुझे केवल उतने ही सेक्शन पे देना है उसके लिए, इसलिए मास्क आता है ना? बाद में फिर आप उसको सेट करो। राइट। अब एक यूनिवर्सल सिद्धांत होता है कि जब किसी इमेज की लाइट्स एंड शेडोज को छेड़ दो तो क्या होता है, उसका सैचुरेशन बढ़ जाता है। तो फिर इसके बाद उसके कलर को पकड़ने के लिए आप फिर कर्व लगाते हैं, कर्व, और कर्व में फिर आप रेड वैल्यू कम करोगे तो सायन आ जाएगा, ग्रीन कम करोगे तो मैजेंटा आ जाएगा, और रेड कम करोगे, ब्लू कम करोगे तो येलो आ जाएगा। तो वार्म टोन कूल टोन बनाने के लिए इसी की ज़रूरत पड़ती है।
अंतर समझ आया? अब इसको भी मास्क कर दूं। यहाँ से ब्रेक कर दो और चेक करो। डिफरेंस समझ आ रहा? हाँ, ये मेन फोटो है। यही तो अंतर है ना इफेक्ट का। बहुत ज़रूरी है कलर, और ऐसे में खतरा मंडराता रहेगा जब तक सब चीज़ को पढ़ना नहीं है। मेहनत तो बहुत है। हम्म। वही बोल रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ है जो करना है। अब यही चीज़ जो वहाँ देखे फंडा ना, वो इधर अप्लाई होगा, है ना। अब इधर पे पहले चेक करने के लिए एक लेयर लगाते हैं, सॉलिड लेयर 50 करते हैं, सैचुरेशन करते हैं 0, और इसको ले जाते हैं कलर पे। अब इसमें क्या सही और क्या गलत, करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो इमेज इधर लगाए हैं, ये है तो इसके पीछे, ये भी ये भी ये भी, यही आगे है ना, लेकिन ये भी इसी कलर का है, मतलब ब्लैक और वाइट में इसी स्तर का है, और ये वाले भी इसी स्तर के हैं। 3 लेयर्स हो गई, 1 2 3। एक सबसे आगे वाला ऑब्जेक्ट, फिर एक मीडियम पे ऑब्जेक्ट, और एक बैकग्राउंड पे ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों का कलर इन दोनों से लाइट हो डार्क होना चाहिए, इसका कलर इससे डार्क होना चाहिए, इससे लाइट होना चाहिए, तब तो डेप्थ बनेगी। इसलिए इमेज में डेप्थ नहीं आ रही। ये गलती समझ में आई। ब्राइटनेस बराबर है सबकी, ब्राइटनेस बराबर है, इसलिए हमको शेडिंग और हाईलाइट की दिक्कत नहीं होगी। बस हमें क्या करना होगा, इसकी ओवरऑल डार्क वैल्यू बढ़ानी होगी, इसकी ओवरऑल डार्क वैल्यू थोड़ी सी कम करनी होगी, और इसकी सबसे ज़्यादा एज इट इज़ रह सकता है। हम लकी इनफ थे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने लिए, वो लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर एक्यूरेट थी, है ना। थोड़ी सी लाइट चेंजेस हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है कंपैरेटिवली इनके, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कलर करेक्शन इसी को बोलते हैं। फिर शेडोज डालते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ में कुछ नहीं डाल रहे हैं, इसको यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करेंगे। जब तक बीच में आप लोग एक इमेज का कलर करेक्शन वाला काम करके देंगे, जो आज अभी दिखाया ना वैसे ही जो सीख रहे हैं, तो उसका आउटपुट भी लाना है।
बिफोर एंड आफ्टर वाला. दैट्स इट फॉर टुडे.